नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसमें जो आपका चैप्टर 5वां है बच्चों, जिसका नाम है खेल तथा पोषण। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो है आज के इस वीडियो में रिविजन करेंगे। ठीक है, ये हमारा रिविजन वीडियो, जैसा कि आप सभी को पता ही है। इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। जितने 4 चैप्टर थे ना आपके इससे पहले वाले, वो मैंने करवा दिया है। उसको जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। हमारे जो आप चैनल पे जाओगे तो आपको एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। उस पर आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने जो 4 वीडियो मैंने पहले पढ़ा चुके हैं वो जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं जो है आपका 5वां चैप्टर, यानी जिसका नाम है खेल तथा पोषण, इसको आज कंप्लीट जो रिवीजन करेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, जो कि आपका 12 मार्च 2024 के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जो बच्चों आपका 12 मार्च 2024 को फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 12 मार्च को, तो उस डेट के लिए जो है ना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम ही है खेल तथा पोषण। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे कि जो खेल होता है ना, खेल के अंदर पोषण लोगों को किस प्रकार से किया जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं उनको किस प्रकार से पोषण किया जाता है। ठीक है, वो आप सब पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं भोजन का अर्थ, क्योंकि देखो पोषण है, पोषण यानी भोजन से जुड़ा हुआ है, तो पहले हम भोजन का अर्थ ही समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही ज़्यादा आसान नोट्स बनाया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। पूरा टू द पॉइंट है, यानी जो आपके सिलेबस में आ रहा है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको टॉपिक है कि भोजन का अर्थ, यानी भोजन का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता है, जो आप खाते हो देख सकते हो ये साइड में भोजन का चित्र है। ठीक है, रोटी हो गया, आपका सब्जी हो गया, चावल हो गया। ठीक है, भोजन का चित्र है। देखो वे सभी तरल या ठोस पदार्थ, देखो आपको तो पता है भोजन का अर्थ क्या होता है, जो खाते पीते हो, लेकिन क्या आपको जो मतलब जो आंसर किस भाषा में बताना है वो आप समझो। देखो वे सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है, मतलब जिसको मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है। देखो भोजन क्या है कि उसको मनुष्य खाता है भोजन को। ठीक है, भोजन मनुष्य खाया, खाने के बाद क्या वो भोजन उसके शरीर में पचा, उसके बाद जो भोजन खाने के बाद जो मनुष्य को ऊर्जा मिली और वो उस ऊर्जा से जो है अपने दैनिक जीवन के जो कार्य है उसको संपन्न कर पाता है। तो ये हमारा हो जाता है भोजन। समझे आप? ठीक है, नहीं देखो सीधे सा भाषा, कोई भी ठोस पदार्थ हो या कोई भी तरल पदार्थ हो जिसे मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित कर लेता है, यानी पचा लेता है, और फिर जो उसको उससे ऊर्जा मिलती है भोजन खाने से, फिर अपना कार्य करता है। आप सबने सुना होगा, जैसे मान लो आप भूखे पेट काम नहीं कर सकते ना, यदि आप खाना खा काम करोगे तो जो आपके अंदर एनर्जी होगी आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ठीक इसी प्रकार ये भोजन का अर्थ समझ गया आप? ठीक है, देखो आपको बिल्कुल बेसिक से ना एडवांस की ओर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। पूरा चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को मैं ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं आपके भले के लिए कहता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा बॉडी एग्जाम में। देखो अगला टॉपिक हमारे बच्चों कि संतुलित आहार का अर्थ। देखो आहार तो आपने समझ लिया, भोजन जिसे मनुष्य खाता है, अपनी पाचन क्रिया द्वारा पचाता है और उससे अपने दैनिक जीवन कार्य करता है, उसको ऊर्जा मिलती है। लेकिन अब संतुलित आहार का अर्थ क्या? आहार यानी भोजन तो आप समझ गए, लेकिन संतुलित आहार का अर्थ क्या है? ठीक है, आहार तो बहुत प्रकार के होते हैं, फास्ट फूड होता है, अपना अलग अलग प्रकार का जो है आहार होता है, लेकिन संतुलित आहार का मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 12th का जो फिजिकल का एग्जाम था 2023 का बोर्ड एग्जाम, उसमें 2 नंबर में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके इस साल भी आ सकता है। ठीक है, देखो संतुलित आहार का अर्थ, देखो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो, यानी ऐसा खाना जिसमें जो है जितने भी जो पोषक तत्व है ना वो सभी फिक्स मतलब उचित मात्रा में हो। ठीक है, ना ही ज़्यादा कम हो और ना ही ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब एक उचित मात्रा में जब आहार होगा ना किसी भोजन में, तो वो संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है, क्या है? देखो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, संतुलित आहार कहलाता है। देखो देखो सीधा सा अर्थ यही है कि ऐसा आहार जिसमें जितने भी पोषक तत्व हो गया, आपका जो भी खनिज, जो विटामिन हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, तो वो सभी उसमें विद्यमान होना चाहिए ताकि जो है मनुष्य को उसका फायदा पहुंचे। ठीक है, यदि मान लो बिना किसी विटामिन वाला चीज़ खा रहे हो, बिना किसी प्रोटीन वाला चीज़ खा रहे हो, तो क्या है, आपको घाटा ही होगा। ठीक है, समझ गया आप? मतलब ऐसा आहार जिसे मनुष्य को कुछ ना कुछ उचित मात्रा में पोषक तत्व जो होते हैं ना वो मिले। अब ये पोषक तत्व बहुत सारे प्रकार के होते हैं बच्चों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में आपको पोषक तत्व भी बताया जाएगा। ठीक है, समझ गया आप? संतुलित आहार का आहार का मतलब सिर्फ सीधा सा ये है कि जो मनुष्य आहार खाता है, ठीक है, इसमें जो सभी जो पोषक तत्व है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, जो भी पोषक तत्व है वो उचित मात्रा, उचित मात्रा समझते हो बच्चों? उचित मतलब ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा, मतलब एक फिक्स जो है पूरा अनुपात में होना चाहिए। ठीक है,
अब आता है बच्चों आपका पोषण का अर्थ, यानी पोषण का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। देखो, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं, यानी देखो भोजन में जो भी आपका उपस्थित जो भी पोषक तत्व है उसका शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपयोग के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, देखो पोषण का अर्थ सीधा से बच्चों यही है कि देखो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग भोजन पोषण कहलाता है। देखो, मान लो आपने ये खाना खाया, चित्र आपके सामने है, मान लो ये आपने भोजन किया, इससे जो भी आपको पोषक तत्व मिले, ठीक है, जो भी आपको पोषक तत्व मिले, जो भी आपको प्रोटीन, विटामिन, खनिज वगैरह मिले, उससे क्या है आपको आपके अंदर पावर आई, शक्ति आई। ठीक है, फिर आपने अपना काम किया। ठीक है, ये पोषण है, मतलब इस भोजन ने आपको पोषण किया, मतलब आपको एक तरह से फिट किया। ठीक है, आप भूखे थे, आप काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे आपने खाना खाया आप जो तंदुरुस्त हो गए और काम करने लग गए। तो क्या हुआ, यानी भोजन ने आपका पोषण कर दिया कुल मिलाकर। ठीक है, समझ गया आप इसका अर्थ। आप देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक आता है आपका कि आहार यानी भोजन के तत्व। भोजन जो है ना, इसके तत्व कौन कौन से, मैं आपको बता दूं। आप जो ये सारणी है ना बच्चों, इसको अपने माइंड में सेट कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं आहार के पोषक तत्वों के बारे में बताइए, आहार के गैर पोषक तत्वों के बारे में बताइए, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, देखो भोजन के जो तत्व होते हैं, यानी भोजन हमारे कितने प्रकार का होता है, हम कैसे भोजन खाते हैं। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है पोषक तत्व जिससे हमें पोषण मिलता है, और दूसरा होता है हमारा गैर पोषक तत्व जिससे हमें पोषण ही नहीं मिलता। जैसे मान लो आपने रोटी खाया, ठीक है, आपने रोटी खाया, तो रोटी खाने के बाद आपको ऊर्जा मिलती है ना, क्या मिलती है बच्चों, तो आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लेकिन यदि आपने मान लो कोई फास्ट फूड खा लिया, जैसे मान लो आपने चाउमीन खाया, ठीक है, क्या खाया, चाउमीन खा लिया, चाउमीन तो ज़्यादातर बच्चे खाते भी होंगे, चाउमीन मान लो आपने खा लिया, तो उससे क्या आपको ऊर्जा मिल रही है, नहीं मिल रही है। उससे आपका पेट भले बढ़ जाएगा, लेकिन आपको उससे जो है कहने की जो ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन ये सब तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो क्या है ये जो है गैर पोषक तत्व, यानी जिससे आपको जो पोषण ही नहीं होता। ठीक है, मतलब जिसको आप कितना भी खा लो कोई फायदा नहीं। जैसे मान लो आइसक्रीम जो है आप कितना भी खा लो आपको कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, देखो दो प्रकार का हमारा पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व। और पोषक तत्व जो होता है वो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला हमारा बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व, और दूसरा हमारा सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व। और जो हमारा गैर पोषक तत्व है बच्चों, ये हमारा टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला हमारा फाइबर है, दूसरा जल, तीसरा हमारा है स्वाद यौगिक, चौथा हमारा है रंग यौगिक, पांचवा हमारा है पादप यौगिक। ठीक है, इन सभी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप ये समझो। ठीक है, देखो मैंने आपको ये जो बताया, आप इसको समझते हैं कि करके। ठीक है, पहले हम समझेंगे पोषक तत्व के बारे में, बृहत और सूक्ष्म के बारे पूरा समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले आपका आता है बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व। देखो बृहत मतलब ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ये जो पोषक तत्व है ना, ये आपके खाना में ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व। ठीक है, देखो क्या है कि ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, मतलब जो व्यक्ति के आहार का मेन पॉइंट होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भूखा है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति भूखा है, मान लो ट्रेवल करने कहीं, मान लो घूमने गया, मान लो वो दिल्ली घूमने गया है। ठीक है, वो दिल्ली घूमने गया, उसको भूख लग गई, तो क्या करेगा, मान लो समोसे खा लेगा, जलेबी खा लेगा, या छोले कुलचे खा लेगा, कुछ भी खा लेगा। तो उससे क्या उसको जो है मतलब उसका पेट तो भर जाएगा, लेकिन क्या वो पूरे साल वो छोले कुलचे खा सकता है, नहीं खा सकता। या फिर पूरे मतलब उसको जो प्रोटीन जो है छोले कुलचे से मिलेगा, नहीं मिलेगा, समोसे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि जो अनाज होता है, जैसे मान लो गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, तो ये क्या है, इससे पोषण मिलता है मनुष्य को। ठीक है, तो ये मतलब देखो क्या है कि ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होता है, यानी मेन पॉइंट। जैसे रोटी हो गया आपका, आपके घर में भी रोटी बनता है, रोटी तो फिक्स है बनना, सब्जी में से कोई और बन जाए, लेकिन रोटी और चावल तो फिक्स होता है ना। ये है मतलब बहुत ही ज्यादा मेन भाग होता है आहार का, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया। ठीक है, अर्थात अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। यानी आप सबको पता है घर में आप क्या खाते हो ज्यादा, आप रोटी खाते हो, है ना, रोटी खाते हो, खाना में तो रोटी खाओगे ना। बृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। देखो सीधा सा अर्थ यही है बृहत, यानी देखो ऐसा पोषक तत्व जिसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रोटीन हो, जैसे रोटी हो गया आपका, चावल हो गया, ये सब क्या है बहुत ज्यादा आपको प्रोटीन पहुंचाते हैं। ठीक है, ये मतलब आहार का आपका बहुत ही मेन जो है ये हिस्सा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका खाना है। अब बच्चों जो बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व होता है, ये भी जो है आपका टोटल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों, तो 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा हमारा है वसा, चौथा हमारा है जल। ठीक है, ये टोटल 4 प्रकार का होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा हमारा होता है बच्चों जटिल कार्बोहाइड्रेट। इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से। और जो वसा है आपका, ये भी जो है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है संतृप्त वसा, और दूसरा आपका होता है असंतृप्त वसा। ठीक है,
देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आपने इससे पहले सारणी में देखा बच्चों, आपने क्या देखा, जो विरक यानी विरत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्व है, इनके बारे में पढ़ा। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। देखो, शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कार्बोहाइड्रेट। आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है जो शरीर को बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है, शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। और इससे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर जो है अपने दैनिक जीवन के जो कार्य है ना, दैनिक जीवन के कार्य, उसको बड़े ही आसानी पूर्वक कर पाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यानी 1 ग्राम जो आपका बच्चों कार्बोहाइड्रेट है, वो शरीर को कितना ऊर्जा देता है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, इतना ऊर्जा प्रदान करता है। क्या समझे आप? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि शरीर को मतलब एक ऐसा पोषक तत्व जिससे जो है शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है शरीर जो है 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। समझ गए आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में? अब आगे समझते हैं। देखो, अब बच्चों आता है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है बच्चों साधारण कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कौन सा? तो आपका होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपने क्या पढ़ा कार्बोहाइड्रेट से पहले? किससे क्या आपको ऊर्जा मिलती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट। इसको समझते देखो, साधारण कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं। जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, ये स्वाद में आपको मीठे लगेंगे और जल में जो है वो घुलनशील होंगे, ठीक है। यानी जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये घुल जाएंगे पानी के साथ। साधारण कार्बोहाइड्रेट में बच्चों आपका आ जाता है, उदाहरण में अनाज आ जाएगा, रसीले फल आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, चुकंदर आ जाएगा, अनानास तथा गाजर इत्यादि पाए जाते हैं। जिस प्रकार भी चित्र देख सकते हो बगल में, ये पूरा मतलब इसमें देख सकते हो फल वगैरह हो गया, ठीक है। आपका फल वगैरह हो गया, अनानास हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब जो है आपका आता है साधारण कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। यानी ये जो है ये रसीले होता है, आपको पता है ये मीठे, आप खाओगे तो मीठे लगेंगे आपको, ठीक है। और ये जल में घुल भी जाएंगे। यदि आप इसको पानी में छोड़ दोगे जल में घुल भी जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों आपका है दूसरा यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल में क्या होता है ना बच्चों, ये खाने से ना आपको ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रदान होती है। ऊर्जा जो है ना ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा विद्यमान हो जाती है। देखो, जटिल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील नहीं होते। आपने इससे पहले क्या पढ़ा? साधारण कार्बोहाइड्रेट जो क्या थे, तो वो जल में घुलनशील भी थे और स्वाद में मीठे भी थे। लेकिन जो है ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट, सॉरी आपने इससे पहले पढ़ा साधारण कार्बोहाइड्रेट, वो क्या था? वो जो स्वाद में मीठा भी था और जल में घुलनशील भी था। लेकिन आप ये जो पढ़ रहे हो, ये वाला जो पढ़ रहे हो जटिल कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है कि स्वाद में मीठे भी नहीं होते और ये जल में घुलनशील भी नहीं होते, ठीक है। यानी यदि आप इसको चखोगे तो आपको मीठे भी नहीं लगेंगे और जल में घुलेंगे भी नहीं, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट आलू, सलगम, गेहूं तथा चावल इत्यादि में पाए जाते हैं। ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट बच्चों आप देख सकते हो चित्र, ये आपको गेहूं में मिलेगा। आप गेहूं खाते हो क्या आपको मीठा लगता है? नहीं लगता। चावल में मिलेगा, चावल खाते हो आपको मीठा लगता नहीं लगता। आलू खाते हो आपको आलू मीठा लगता नहीं लगता। और सलगम खाते हो ये आपको मीठा लगता नहीं लगता, ठीक है। यानी ये आपको मीठे भी लगता है, जल में घुलनशील भी नहीं। जैसे मान लो गेहूं को जल में डालोगे, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना, कभी भी नहीं घुल सकता, ठीक है। तो ये है, समझ गया जटिल कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों आपका अगर आता है प्रोटीन, ठीक है। देखो समझते हैं प्रोटीन के बारे में। देखो, प्रोटीन शरीर के लिए संभवतः सबसे जरूरी पोषक तत्व है। प्रोटीन जो है बच्चों शरीर के लिए बहुत ज्यादा मेन जो है पोषक तत्व है। मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाली इकाइयों को कोशिका कहते हैं। आप सभी को पता है जो मानव शरीर है वो कई प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, कोशिका जो होती है उससे मिलकर जो है वो बना होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो शरीर में जो है कह सकते हो कि मनुष्य के शरीर के निर्माण में बहुत ज्यादा इसका योगदान है, ठीक है। ये सूक्ष्म कोशिकाएं जीव द्रव्य से बनती है। ये जो कोशिका से देखो क्या है कि कोशिका से मनुष्य का शरीर बनता है। और जो कोशिका कहां से बनता है? तो कोशिका जो है वो जीव द्रव्य से बनती है। यह पदार्थ प्रोटीन ही है, मतलब प्रोटीन से ही कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका से ही मानव शरीर टिका हुआ है। आप कह सकते हो कि मानव शरीर के निर्माण में जो प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके बिना कोशिका के बिना मानव शरीर की रचना असंभव। यानी प्रोटीन के बिना तो कोशिका ही नहीं बनेगी, और जब कोशिका ही नहीं बनेगी तो मानव शरीर की रचना भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ग्रीक भाषा में इसे प्रोटीओस कहते हैं। देखो प्रोटीन जो है इसको हम प्रोटीन को जो है ग्रीक भाषा में प्रोटीओस कहते हैं। प्रोटीओस का अर्थ होता है सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करना। यानी ये ऐसा आहार है, ऐसा मतलब चीज है जो है
मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी शब्द के आधार पर इस तत्व का नाम प्रोटीन रखा गया, ठीक है। प्रोटियोस इसको ग्रीक भाषा में कहते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटियोस। इसका अर्थ होता है सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, यानी कि जो है मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? तो प्रोटीन। आगे समझते हैं प्रोटीन के बारे में। देखो, प्रोटीन के अणु सैकड़ों प्रकार की रासायनिक इकाइयों से बने होते हैं। जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रासायनिक इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना, अमीनो एसिड किसे कहते हैं। तो जो प्रोटीन के जो अणु होते हैं बहुत सारे रासायनिक इकाइयों से बने होते हैं ना, तो उनको हम अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। ये कुल 23 होते हैं। कुल की बात करें बच्चों तो कुल जो है ना ये 23 होते हैं, जिनमें से 8 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। टोटल 23 होते हैं, लेकिन 8 जो ये हमारे शरीर से निर्मित नहीं हो सकते, ठीक है। अतः इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। मतलब ये 8 जो निर्मित नहीं हो सकती, क्या ये मतलब बहुत ज़्यादा मेन है, नहीं आवश्यक है, ये हमारा शरीर निर्मित नहीं करता, ठीक है। और इन्हें भोजन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये जो 8 आपने पढ़ा, ये जो है ना, ये किससे हम प्राप्त कर सकते थे? ये हम भोजन के द्वारा ये 8 जो अमीनो एसिड है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य अमीनो एसिड जो है हमारा शरीर स्वयं ही बनाता है। बाकी जो अमीनो एसिड बच गए वो जो है हमारा शरीर जो है स्वयं ही बना लेता है। और आप ये पॉइंट ध्यान रखना कि 1 ग्राम प्रोटीन से जो है हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बच्चों समझते हैं प्रोटीन के कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रोटीन के कार्य बताओ, ठीक है। तो देखो, प्रोटीन शरीर में रक्त और रक्त में ही हीमोग्लोबिन, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन जो है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? तो रक्त के लिए, ब्लड के लिए, और जो हीमोग्लोबिन हो गया, आपका मांसपेशी हो गया, नाखून, त्वचा की बाल वगैरह हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन? तो प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण तथा टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करता है। प्रोटीन जो है वो नए ऊतकों का निर्माण करते हैं और जो टूटा हुआ जो ऊतक होता है उसका मरम्मत करता है, ठीक है। प्रोटीन शरीर में जल तथा अम्लों के संतुलन को नियमित करता है। जो मनुष्य के शरीर में जल होता है, जो अम्ल होता है, इसका जो एक बैलेंस होता है ना, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो इसको प्रोटीन नियंत्रित करता है। और प्रोटीन ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाता है। प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन को और पोषक तत्वों को जो है कोशिकाओं तक ले जाता है तथा एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। प्रोटीन से जो हमें एंटीबॉडीज जो है वो उत्पन्न होती है, यानी एंटीबॉडीज जो है हम प्रोटीन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों हम वसा के बारे में, ठीक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की तरह वसा भी हमारे भोजन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। वसा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है, किसके लिए? हमारे भोजन का, ठीक है। वसा कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं के संमिश्रण से बना है। देखो, वसा किस किस से मिलकर बना है? तो ये आपका होगा कार्बन से मिलकर बना है, ठीक है, जमा में ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, और जमा में आप कह सकते हो हाइड्रोजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। कार्बन के जो इसमें अणु है वो है जो 76% इसमें कार्बन होता है, प्लस 12% इसमें ऑक्सीजन होगा, और जो 12% जो इसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये इसका कुछ डिवीजन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यानी जो है वसा जो टोटल 3 जो है तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और ध्यान रखना आपकी 1 ग्राम वसा में लगभग 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम जो आपका वसा होगा ना, उसमें आपको 9.1 किलो कैलोरी जो है वो प्राप्त होगी। और वसा जो है ना आपका ज़्यादातर जो चावल में पाया जाता है। आप जो चावल खाते हो ना उसमें वसा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आप समझते हैं वसा के प्रकार। बच्चों, वसा भी जो आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है संतृप्त वसा और दूसरा आपका होता है असंतृप्त वसा। तो सबसे पहले हम समझते हैं संतृप्त वसा के बारे में, ठीक है। देखो, संतृप्त वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। इसमें क्या होता है? संतृप्त जो वसा है इसमें आपको संतृप्त वसा अम्ल मिलेंगे। यह सरल बंध में पाए जाते हैं, सरल बंध में मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। जिसके कारण जो है ये जो संतृप्त वसा है इसमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। इसे पशु वसा भी कहते हैं। इसको जो है हम पशु वसा भी कह देते हैं। संतृप्त वसा का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापा तथा रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। यदि आप संतृप्त वसा जो है उसका बहुत ज़्यादा सेवन करोगे तो उससे जो है आप जो मोटे भी हो सकते हो और आपके रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है, जिसके कारण हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। आपको हृदय रोग भी हो सकता है यदि आप इस प्रकार के वसा का सेवन करते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। इस प्रकार की वसा किसमें होती है? फास्ट फूड होती है, फास्ट फूड में होती है, बेकरी में होती है,
बेकरी के जो उत्पाद तो उसमें होती है, आइसक्रीम में होती है, पनीर में होती है, मक्खन में होती है और घी इत्यादि में जो है इस प्रकार की वसा पाई जाती है। आप फोटो देख सकते हो, पनीर का फोटो है, इसमें इस प्रकार की वसा होती है, आइसक्रीम में इस प्रकार की वसा होती है, ठीक है। यदि आप ज़्यादा पनीर का सेवन करोगे तो आप जो है कहीं मोटे भी हो सकते हो, ठीक है। ठीक है, मतलब समझ सकते हो संतृप्त वसा के बारे में। अब दूसरा जो है बच्चों आपका असंतृप्त वसा, इसमें क्या है ना, इससे आप मोटे नहीं होगे, आप ये ध्यान रखना। संतृप्त से जो है ना बच्चों आप मोटे हो जाओगे, पहला बाल क्या रहा संतृप्त, उससे आप मोटा हो जाओगे। और लेकिन जो ये दूसरा ना असंतृप्त, इससे आप मोटे नहीं होगा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो असंतृप्त वसा में दो या दो से अधिक बंध हो सकते हैं, इसमें दो या दो से अधिक बंध हो सकते हैं वह इनमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसमें जो है हाइड्रोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। ये साधारण ताप पर तरल रूप में होते हैं, ये जो इसको अगर आप बिल्कुल मतलब नॉर्मल लेवल रहेगा वातावरण का तो ये आपको तरल लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे। कुछ ऐसे भी असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो शरीर में निर्मित नहीं हो सकते। अब कुछ ऐसे भी जो है जो असंतृप्त जो वसा अम्ल होते हैं वो शरीर में निर्मित ही नहीं हो सकते। उत्तम स्वास्थ्य व शरीर की वृद्धि के लिए इनको आहार द्वारा लेना आवश्यक है, मतलब शरीर में नहीं बन सकते, लेकिन यदि हमको अच्छा विकास करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो इनको जो है हमें आहार में लेने की सख्त आवश्यकता होती है। इन्हें अनिवार्य वसा अम्ल भी कहते हैं। अनिवार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि हम इनका सेवन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। ये जो है विभिन्न खाद्य तेलों जैसे कि मूंगफली तेल सरसों में पाई जाती है। ये क्या है आपका ये जो है सरसों का तेल होता है इसमें पाए जाते हैं, मूंगफली के तेल में पाए जाते हैं, या आपका तिल के तेल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब जो तेल होते हैं इनमें जो ये असंतुलित वसा पाए जाते हैं। अब बच्चों समझते हैं वसा कार्य, यानी वसा जो इसकी क्या क्या कार्य है वो समझते हैं, ठीक है। देखो वसा शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वसा जो है शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप सभी को पता है कि वसा के द्वारा जो है मनुष्य अपने दैनिक जीवन कार्य को जो है बड़े ही आसानी पूर्वक कर सकता है, ठीक है। वसा शरीर के तापमान को नियमित तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। वसा जो है वो शरीर के एक जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करती है, और जो कोमल अंग होते हैं ना उनको कहने की सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आपका स्किन हो गया, आपके जैसे हाथ पाँव हो गया, ठीक है, वसा के द्वारा ही मतलब इसको सुरक्षा प्रदान करती है। वसा हार्मोन्स के उत्पादन में भी सहायता करती है, ठीक है। वसा के द्वारा जो हमारा हार्मोन्स वो बनता है, ठीक है। यह त्वचा को खुदरा होने से बचाती है, जो त्वचा होता है उसको खुदरा होने से बचाती है, तथा गर्मी व सर्दी के बाहरी प्रभाव से भी रक्षा करती है। जो गर्मी और जो सर्दी होता है उससे भी आपको वसा बचाती है। अब जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा कम होगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा कम होगी, तो आप देखते हो कि बहुत सारे व्यक्ति का हाथ सूख जाता है, मुंह सूखा रहता है, फिर वो क्रीम लगाता है, बोरोप्लस लगाता है, कोई भी क्रीम लगाता है तो क्रीम के द्वारा उसका मुंह वापस वापस फैल जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा ठीक ठाक होगी तो उसका जो शरीर है वो ऐसे ही मतलब मॉइस्चराइज रहेगा, मतलब कह सकते हो मतलब नमी वाला रहे शरीर रहेगा उसका, ठीक है। मतलब उनका पाँव हर सूखा सूखा नहीं लगेगा, उनका पाँव मतलब गीला गीला से रहेगा, मतलब पूरा सही से रहेगा, ठीक है, नॉर्मल सा। आगे देखते हैं बच्चों, वसा की सही मात्रा शरीर की सुंदरता को भी बनाए रखती है। जो वसा की मात्रा अगर सही मात्रा होगी ना तो शरीर की जो सुंदरता है वो भी बनी रहेगी, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका जल, ठीक है। जल के बारे में समझते, जल तो आप सभी जानते हो, पानी जिसे आप पीते हो, ठीक है। जल एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से बना है, ठीक है। जल जो बच्चों ये एक ऐसा यौगिक है जो दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला आपका हाइड्रोजन, दूसरा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं, ऑक्सीजन का इसमें एक अणु होता है, ठीक है। हमारे शरीर की विभिन्न आंतरिक क्रियाएं तरल माध्यम में ही होती है। आप सभी को पता है जो भी शरीर में जो क्रिया होती है, जो इंटरनल क्रिया होती है, जो आंतरिक क्रिया होती है वो तरल माध्यम में लिक्विड फॉर्म में होती है, पूरा रक्त का आना जाना, नसों में रक्त का जाना, ठीक है। इसलिए जल को बृहत मैक्रो पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया। जल को आप ध्यान रखना एक पॉइंट कि जल को हम मैक्रो बृहत पोषक तत्व में भी रखते हैं और गैर पोषक तत्व में भी रखते हैं, ठीक है। मैक्रो में भी रखते हैं और मैक्रो में, ठीक है, क्योंकि जल इंपॉर्टेंट है, इससे प्रोटीन ही मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता, मतलब जल मतलब कैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनुष्य को जीवित रखने के लिए, ठीक है। हालांकि कुछ विद्वान इसी कारण इसे पोषक तत्व ना मानकर आवश्यक तत्व भी कहते हैं। आप सभी को पता है जल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मान लो आप कुछ मतलब पोषक तत्व नहीं लोगे, मान लो प्रोटीन नहीं लोगे, कुछ कम लोगे तो आपको काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप जल ही नहीं पियोगे तो काम चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए जल जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है एक मनुष्य के जीवन के लिए। अब जल के कार्य के बारे में समझते हैं। जल के क्या कार्य है मनुष्य के शरीर में? देखो हमारे रक्त का 90% भाग जल ही होता है। हमारे जो शरीर में जो रक्त होता है, जो खून होता है, उसका 90% जो एरिया जो भाग होता है वो जल ही होता है, ठीक है। जल पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में सहायता करता है। जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं शरीर में, उन पोषक तत्वों को जो है शरीर की जो कोशिकाएं होती है
वहां तक ले जाने में जल का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल के द्वारा जो अपशिष्ट जो पदार्थ उसका निष्कासन किया जा सकता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, शरीर का टेम्परेचर को एक तरह से नियंत्रित रखता है। कौन? तो जल। ठीक है, यह शरीर की आंतरिक रासायनिक क्रियाओं के लिए भी अनिवार्य होता है। ये जो शरीर की जो आंतरिक रासायनिक क्रिया होती है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन? तो जल। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका अगला टॉपिक सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व, यानी वो बहुत छोटे मात्रा में पाए जाते हैं। आपको मैं ट्रिक बताऊं, याद करेंगे। देखो, एक आपका मैक्रो है ना, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, तो आपने माइक्रोफोन सुना होगा ना, तो आप माइक्रो से याद कर लो कि माइक्रोफोन छोटा होता है, तो ठीक है। इस प्रकार जो सूक्ष्म जो माइक्रो तत्व पोषक तत्व होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं, और मैक्रो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व वह तत्व पोषक तत्व होते हैं, यानी सूक्ष्म माइक्रो पोषक तत्व जो है, यानी कि जो सूक्ष्म माइक्रो पोषक तत्व है वह पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है। जिनकी जो जरूरत है ना बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा कम पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है। ठीक है, जरूरत पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। ठीक है, परंतु यह शरीर के सामान्य रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जरूरत तो नहीं पड़ती ज्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत तो जरूरत पड़ती है, और ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। अब देखो बच्चों, सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व जो है आपका दो प्रकार का होता है। इसमें आपका खनिज आ जाएगा और विटामिन आ जाएगा। और खनिज भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका होगा अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, और दूसरा आपका होगा कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज। और विटामिन आपका दो प्रकार का होगा बच्चों। पहला आपका जो है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आपका होगा बच्चों जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, देखो खनिज समझते हैं। देखो खनिज क्या है। देखो, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, जो अधिक मात्रा में जो आपके शरीर में खनिज मिलेंगे, ठीक है, मतलब आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में जो खनिज पाए जाते हैं वही है। देखो, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये आपके शरीर में जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपका जो कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, ये इसमें आपका हो जाएगा लोहा, आयोडीन, तांबा, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये आपके शरीर में जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब बच्चों आपका विटामिन, विटामिन भी आपका दो प्रकार का है। पहला आपका है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आपका है जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है बच्चों, यह आपका चार प्रकार का होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये क्या होता है, ये वसा में घुल जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका विटामिन बच्चों जल में घुलनशील विटामिन, ये आपका होता है बी समूह के विटामिन, जो भी बी समूह के विटामिन है ना, विटामिन ए से एक से लेकर विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। ठीक है, बी समूह के जो भी विटामिन है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो ये सब जो है ना, ये आपके जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन सी, ये भी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। अब समझते हैं बच्चों हम गैर पोषक तत्व। देखो, पोषक तत्व में क्या था बच्चों की, उससे आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती थी, आपको दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा मिलती थी। लेकिन गैर पोषक तत्व में क्या है बच्चों कि आपको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, आपको एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, गैर पोषक तत्व में। ठीक है, गैर मतलब ना मिले, पोषक तत्व यानी पोषक तत्व यानी जिस ऐसा आहार, जिस ऐसा खाना जिसको हम खाएं और हमको ऊर्जा भी ना मिले तो क्या फायदा। ठीक है, देखो, आहार के ऐसे घटक जो कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते गैर पोषक तत्व कहलाते हैं। मतलब ऐसे घटक जिससे हमें ना ही कैलोरी मिलेगी ना ही ऊर्जा मिलेगा, ये हमारा गैर पोषक तत्व कहलाएगा। ठीक है, और ये बच्चों गैर पोषक तत्व आपका 5 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है फाइबर, दूसरा आपका होता है जल, तीसरा आपका होता है स्वाद यौगिक, चौथा आपका होता है रंग यौगिक, और पांचवा आपका होता है पादप यौगिक। इन पांचों को आगे हम समझने वाले एक एक करके बिल्कुल विस्तार से। देखो बच्चों, पहला आपका है फाइबर। ठीक है, नंबर 1 पे आपका फाइबर है। देखो, फाइबर भोजन का वह भाग होता है जिसे मनुष्य की आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। मतलब एक ऐसा भाग होता है जिसको जो है मनुष्य की जो आंत होती है, जो दो आंतें होती है, आंतों के द्वारा जो है मनुष्य का जो भोजन पचाया नहीं जा सकता, अर्थात यह भोजन का अपचित भाग होता है। मतलब ये ऐसा भाग होता है जो पचता ना शरीर में। ठीक है, फाइबर से भोजन का परिमाण बढ़ता है। इससे क्या भोजन का परिमाण बढ़ता है, जिससे आंतों के विकार दूर होते हैं तथा कार्य क्षमता में सुधार आता है। अब फाइबर दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है जल में घुलनशील फाइबर। ठीक है, इससे मधुमेह का स्तर नियमित रहता है तथा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, इससे क्या मधुमेह ठीक होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और दूसरा आपका फाइबर होता है ये जल में अघुलनशील फाइबर, यानी जो जल में ना घुले। ठीक है, इससे मल मुलायम होता है जिसके कारण कब्ज की समस्या नहीं रहती। इससे जो मल होता है उसको वो मुलायम होगा
और कब्ज की जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी। दूसरा बच्चों आपका जल, ठीक है, जल आप ध्यान रखना, जल को जो है एक ऐसे पोषक तत्व है कि जिसको हम जो है इसको ये जो है पोषक तत्व में भी रखते हैं और गैर पोषक तत्व में भी इसको शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और किसी के बिना मनुष्य कुछ दिन रह सकता है, लेकिन जल के बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। जल जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, ठीक है। देखो, जल हमारे जीवन का मूल आधार है। आप सभी को पता है जो जल है वो मनुष्य के जीवन का बहुत ही ज्यादा मूल आधार है, ठीक है। मानव शरीर का 65 से 70% भाग, जो मनुष्य का जो शरीर है ना, उसका 65 से लेकर 70% जो भाग है वो जल से ही बना होता है। जो मनुष्य का शरीर होता है बच्चों, मनुष्य के शरीर का 65 से लेकर के 70% जो भाग होता है ना, 65 से 70% जो भाग होता है वो जल से ही बना होता है, ठीक है। और जल शरीर के रक्त को संतुलित अवस्था में रखता है, ठीक है। जल जो है वो शरीर के रक्त को जो है ना वो कहने की एक बैलेंस टाइप में रखता है, मतलब संतुलित अवस्था में रखता है, ठीक है। जल ही हमारे शरीर के तंतुओं को नर्म तथा कोमल रखता है। जो हमारा जो तंतु होता है शरीर में जो है ना, उसको जो जल के द्वारा नरम और कोमल रखा जाता है, ठीक है। जल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों अपने मनुष्य जीवन के लिए, ठीक है। जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है बच्चों स्वाद यौगिक, ठीक है। ये क्या है, इससे आपको स्वाद टेस्ट आएगा, ठीक है। इसको आप खाओगे तो आपको टेस्ट लगेगा, ठीक है। देखो, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों में विशेष रूप, विशेष स्वाद या गंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखो, बहुत सारे कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो खाने की चीज होती है, उसमें बहुत ज्यादा विशेष पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा उसमें खुशबू आती है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया दूध में चाय पत्ती। चाय पत्ती से क्या आपको स्वाद ही तो मिलता है, चाय का स्वाद मिलता है चाय का, या कॉफी डालने से उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। जैसे मान लो ये दूध है आपका, ठीक है, इसको आपने गर्म किया, इसमें आपने ये जो है चाय पत्ती डाला तो इसका कलर बदल गया, स्वाद बदल गया। और यदि आपने जो इसमें कॉफी डाला तो भी जिसका कलर, उसका स्वाद में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यानी स्वाद यौगिक, यानी स्वाद से जुड़ा यौगिक तत्व है। यदि आप इसको मिलाते हो तो आपको स्वाद में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इससे गंध में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका गंध है और जिसको स्वाद, इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। अब आता है बच्चों आपका रंग यौगिक, ठीक है। इसमें क्या है ना कि आपको रंग एक मिलावटी टाइप का, जो आजकल नहीं खाने में मिलाते हैं, उसे कलर आता है पूरे खाने का, ठीक है, वो टाइप का रंग है, ठीक है। देखो, रंग यौगिक में क्या है कि यह ऐसे यौगिक होते हैं, ये जो है ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें पदार्थों को बाजार में अच्छे भाव में बेचने के लिए कई बार इन पर रासायनिक रंग भी चढ़ा दिया जाता है। देखो, ये ऐसे यौगिक होते हैं ना, इसमें क्या होता है ना कि कोई पदार्थ है उसके ऊपर रंग चढ़ा दिया जाता है डुप्लीकेट, ठीक है, ताकि उसको जो है अच्छे भाव में बाजार में बेच सके, ठीक है। रंग मिलावटी जैसे नहीं होता कि कोई उल्टा कोई दूसरा रंग मिलाते हैं खाने में, कोई दूसरा रंग मिलाते हैं, तो ये रंग यौगिक, ठीक है। मतलब कोई पदार्थ है उसमें रंग मिला करके बाजार में बेचते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा कीमत में, ठीक है। अब बच्चों आपका ये लास्ट है आपका पादप यौगिक, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, पादप यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें खाने पर, देखो पादप यौगिक जो है ना, पादप यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें खाने पर उनके लाभदायक अथवा हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। यदि पादप यौगिक को मनुष्य खाएगा तो उसको हानिकारक भी प्रभाव मिल सकते हैं, ऐसे उसको लाभ भी मिल सकता है, ठीक है। विभिन्न शोधों से यह सिद्ध हो गया है कि बहुत से ऐसे पादप यौगिक हैं जो कैंसर की रोकथाम करते हैं। मतलब बहुत से ऐसे जो पादप यौगिक है जिससे हम कैंसर से बच सकते हैं। पादप जो यौगिक है वो शरीर में, जो पादप यौगिक में कई ऐसे हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जिन्हें यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो उनके हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। देखो, पादप यौगिक में क्या है ना कि आपको फायदा भी मिलेगा और घाटा भी मिलेगा। यदि आप इसको ज्यादा मात्रा में लोगे तो आपको घाटा मिलेगा, कम मात्रा में लोगे तो आपको फायदा भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि कैफीन, कैफीन ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैफीन इसे यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो हृदय गति में अमाशय से स्रावित होने वाला अम्ल में तथा मूत्र में वृद्धि होती है। यदि हम कैफीन की बहुत ही ज्यादा सेवन करेंगे तो जो आपका मूत्र है उसमें वृद्धि होगा, और जो अमाशय जो है हृदय गति में अमाशय में स्रावित होने वाला जो अम्ल है उसमें वृद्धि होगा और मूत्र में वृद्धि होगा, ठीक है। कैफीन ज्यादा आप लोगे तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि जो है उनको भी जो है फायदा हो सके, उनका एग्जाम बेहतर अच्छा जा सके, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मेरी तरफ से आपका जो एग्जाम होगा 12 मार्च 2024 को क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन CBSE बोर्ड एग्जाम 2024, तो उसके लिए आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाए, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आए, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।